गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? मैं अवधेश कुमार। आज मैं लेकर आया हूँ क्लासेस ऑफ ज्योग्राफी का, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट है। और इसमें हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट होता क्या है, डेवलपमेंट और डिफरेंस क्या है बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, समझेंगे चीज़ों को। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं आज का। जैसे कि आप पीछे देख रहे होंगे बोर्ड पे, हमारा टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में सबसे पहले आता है, हमें ये समझना होता है कि डेवलपमेंट और ग्रोथ में डिफरेंस क्या है। अगर मैं समझाऊं थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में, डेवलपमेंट क्या होता है, तो डेवलपमेंट क्या है, ये एक प्रकार का हमारा क्वालिटी चेंज होता है। डेवलपमेंट क्या होता है, डेट इज़ अ क्वालिटी चेंज। और अगर मैं बात करूं ग्रोथ का, तो ये हमारा होता है क्वांटिटी चेंज। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, किसी के पास साइकिल है, उसने कार खरीदा, और उसने कार खरीदा, फिर हो सकता है कि उसने उससे अच्छा भी कार खरीदा होगा। ये हमारा क्या बोलेंगे यहाँ पर कि ग्रोथ हुआ है। या हम बोल सकते हैं कि अगर मॉनेटरी वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, किसी का सैलरी 1 से 10 हुआ है, 10 से 1000, 1000 से 10,000, लाख हुआ है, क्या बोलेंगे, ग्रोथ हुआ है। लेकिन अगर ग्रोथ हो रहा है तो उससे डेवलपमेंट होगा ही होगा, ये हम नहीं कह सकते हैं। क्योंकि सवाल ये उठता है कि ग्रोथ जो आपका हुआ है मॉनेटरी वैल्यू का, आप उसको कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर आपने उसे यूज़ किया है सही जगह पे, देन डेवलपमेंट हो सकता है। इसको हम समझेंगे कि एग्जाम्पल के द्वारा। एग्जाम्पल लेते हैं कि दो पर्सन है, वन इज़ ए एंड बी। ए पर्सन है, इसका सैलरी 1000 रुपीज़ पर मंथ है, और जो बी है इसका सैलरी भी सेम ही है 1000 रुपीज़ पर मंथ। अब सवाल ये आता है कि इनका डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ। अगर ए पर्सन है, अपने पैसे खर्च कर रहा है इंजॉयमेंट करने के ऊपर में, या अपने पैसे वो खर्च कर रहा है मूवीज़ देखने के लिए, या अपने पैसे वो खर्च कर रहा है घूमने के लिए, या मान लीजिए कहीं वो गया घूमने के लिए। और बी पर्सन है, वो अपने पैसे खर्च कर रहा है हेल्थ के ऊपर में, या वो खर्च कर रहा है एजुकेशन पे, या वो पर्सन सेविंग कर रहा है। तो सवाल यह आता है ए और बी में से किसका डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट मतलब क्या होता है कि आपको रिटर्न क्या मिल रहा है। आपने जो पैसा सेव किया है, आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया एजुकेशन पे, हेल्थ पे, वो आपको लॉन्ग टर्म में जाकर आपको क्या है, आपको रिटर्न देने वाले हैं। लेकिन जो ए पर्सन ने पैसे खर्च किए थे किसके ऊपर, इंजॉयमेंट पर, मूवीज़ पे, फेयर पे, तो यहाँ क्या देखेंगे, उसका कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो हम क्या बोलेंगे, इस कंडीशन में जो बी पर्सन है, डेवलपमेंट इसका होगा। मैं फिर से बोलता हूं, अगर ग्रोथ हो रहा है मॉनेटरी वैल्यू में, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका डेवलपमेंट होगा ही होगा। डेवलपमेंट इस बात पर तय करता है कि आप पैसे कहाँ खर्च करते हैं, आप पैसे का इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करते हैं। तो एक हम बेसिक डिफरेंस क्या बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट जो होता है वो हमारा क्वालिटी में हमारा वहाँ पर चेंज होगा। और हम बात अगर करें यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं ग्रोथ का, तो वो हमारे क्वांटिटी में हमारा वहाँ पर चेंजेस को शो करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे में क्या लिखा हुआ है कि अगर हम बात करें ग्रोथ का, तो ये हमारा क्वांटिटिव चेंज होता है, और इसका जो वैल्यू है ये न्यूट्रल हो सकता है, यानी पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। एग्जांपल देते हैं, मैंने कहा पॉजिटिव, मैंने कहा यहाँ पर ग्रोथ हुआ है। अगर मेरी सैलरी अगर 1000 से 5000 रुपये हुई है, तो क्या बोलूँगा, मेरा ग्रोथ पॉजिटिव हुआ है मॉनेटरी वैल्यू में। अगर मान चलते हैं कि किसी कारण से अगर इकोनॉमी में रिसेशन आ गया है, या किसी और कारण से अगर मेरा जॉब चला गया और मैं घर बैठ गया, तो क्या हुआ, जो मेरा फिक्स्ड इनकम था 1000 रुपये, मेरा वो भी चला गया। हम क्या बोल सकते हैं कि मॉनेटरी वैल्यू में यहाँ पर मुझे नेगेटिव दिखाई दिया है। या यहाँ एग्जाम्पल दिया है पॉपुलेशन का, अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है एक फिक्स टाइम के बाद में इंक्रीज हो रहा है, और अगर पॉपुलेशन में बर्थ के कंपैरिजन में डेथ ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पर नेगेटिव ग्रोथ होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या बोला गया है कि ग्रोथ को हम मेज़र करते हैं केवल किस में, चेंज इन नंबर, साइज, बिना किसी क्वालिटी के। यानी हम ग्रोथ में क्या देखते हैं, कितना साइज बड़ा हुआ है। एग्जाम्पल पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज हो रहा है, क्या बोलेंगे, ग्रोथ हुआ है। उसके बाद में अगर मान लीजिए पॉपुलेशन चेंज हुआ, अगर पर्सन माइग्रेशन कर रहा है, अगर पर्सन गांव से शहर जा रहा है, तो क्या होगा, जो गांव का पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होगा, और जो पर्सन शहर गया है, तो जो अर्बन एरिया है वहाँ पर पॉपुलेशन आपका यहाँ पर इंक्रीज कहलाएगा। तो ग्रोथ क्या है, नंबर में और साइज में चेंजेस को शो करता है ग्रोथ। अब देखते हैं कि डेवलपमेंट किसे कहते हैं हम लोग। तो डेवलपमेंट हमारा क्या है, डेवलपमेंट हमारा यहाँ पर
क्वालिटेटिव चेंज है। मैंने आपको समझाया ऊपर अभी कि क्वालिटेटिव चेंज क्या होता है। जब आपके एजुकेशंस में, आपके हेल्थ में, आपके जॉब में, आपके सेविंग में अगर आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, देन आपका डेवलपमेंट हुआ है। आप इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हैं, मैटर ये बहुत ज़्यादा करता है कि आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ पर किया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थोड़ा इसमें और डेवलपमेंट के बारे में कि डेवलपमेंट क्या दिखाता है, पॉजिटिव चेंज। अब एग्जांपल देता हूँ मैं, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट इंडेक्स निकालते हैं, जैसे कि यूएन वगैरह हो गया, इंडेक्स निकालता है लाइक ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अगर मान लीजिए हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग लास्ट ईयर एग्जांपल के लिए लेता हूँ मैं 100 है और वो इस ईयर रैंकिंग वहाँ पर 95 हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे कि हंगर वाले में इंडिया का डेवलपमेंट क्या हुआ है, पॉजिटिव हुआ है। वहाँ पर लोगों का क्वालिटी में, लोगों का लाइफ में वहाँ पर क्या हमें पॉजिटिव चेंजेस नज़र आती हैं। और देखें क्या कि जो डेवलपमेंट है कैन नॉट टेक प्लेस अनलेस देयर इज एन इंक्रीमेंट और एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कंडीशंस। डेवलपमेंट तब तक नहीं होगा जब तक कि उसमें कुछ इंक्रीमेंट या उसमें कुछ इंक्रीज हमें दिखाई नहीं देगा। यानी क्या, डेवलपमेंट एडिशन और इंक्रीमेंट को शो करता है। देन आपका जो डेवलपमेंट है हमेशा वैल्यू पॉजिटिव होगा। ऑब्वियस ही बात है, डेवलपमेंट नाम ही क्या, डेवलपमेंट, विकास होना। विकास कब होगा, जब आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिवनेस आएगा तो आप डेवलपमेंट बोलेंगे। तो हमने भी देखा क्या, डेवलपमेंट और ग्रोथ में डिफरेंस क्या है। तो ग्रोथ हमारा क्या है, वो आप उसका आपका जो वैल्यू है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन आपका डेवलपमेंट है वो आपका ऑलवेज भी पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब कि डेवलपमेंट में हम क्या क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं। इसमें हम ऐड करते हैं कि लोगों का रहन सहन कैसा है, उनका इनकम कितना इंक्रीज़ हुआ है, क्या गवर्नमेंट की तरफ से अपने सिटीजन्स को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है। अगर कोई गवर्नमेंट अपने जनता को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहा है तो वो डेवलपमेंट वाला काम करता है। ठीक है, अब देखिए आगे इन्हीं सब चीज़ को क्या कंसाइज पॉइंट में समझाया गया है कि डिफरेंसेस क्या है डेवलपमेंट और ग्रोथ में। जो हमने ऊपर अभी देखा भी था कि अगर आपके हाउसिंग में, इनकम में, सैलरी में, या आपका क्या है एजुकेशन में, लाइफ में कुछ पॉजिटिव हो रहा है, डेट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। और आपका अगर मान लीजिए नंबर बढ़ रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, उसे हम ग्रोथ का नाम देते हैं। ठीक है, अब आता है दो कॉन्सेप्ट है, एक का नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ और एक का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट। अब देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ का जो मेजरमेंट है या इकोनॉमिक जो हमारा कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक ग्रोथ का, वो पहले शुरू हो रखा था जब कंट्रीज़ में डेवलपमेंट को लेकर के कई सारे डिबेट्स शुरू हुए थे। तो उस दौरान क्या है, ये कॉन्सेप्ट आया था इकोनॉमिक ग्रोथ का। अब यहाँ वर्ड आप देखना ध्यान से, हमारा वर्ड क्या, ग्रोथ। तो ग्रोथ क्या था, अगर मान लीजिए जीडीपी में इंक्रीमेंट हो रहा है तो क्या बोलेंगे कंट्री वाले, ग्रोथ हुआ है। एग्जांपल देता हूँ मैं, अगर मान लीजिए जीडीपी लास्ट ईयर 6.4% था और इस ईयर जीडीपी 6.8 हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ हुआ है। लेकिन जीडीपी इंक्रीज होने से डेवलपमेंट हुआ है, ये हम क्लियरली नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि क्या पता जो आपका जीडीपी बढ़ा है क्या उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली हुआ है लोगों के बीच में, क्या जो गरीब लोग हैं उनका डेवलपमेंट हुआ है, उनके फैसिलिटीज़ बढ़े हैं। अगर बढ़े हैं तो जीडीपी के बढ़ने से डेवलपमेंट हुआ है। तो यहाँ पर वर्ड है ग्रोथ। तो इसी को चेंज करके अब क्या लाया गया है, डेट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट। और ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, उसमें ह्यूमन के सभी एस्पेक्ट्स को इंक्लूड किया जाता है, लाइफ को, उसके हेल्थ को और उसकी एजुकेशंस को भी यहाँ पर ऐड करते हैं, क्योंकि ये तीन चीज़ें हैं। अगर आपका हेल्थ अच्छा रहेगा तो आप डेवलपमेंट करेंगे, आपके पास अगर अच्छा एजुकेशंस है तो आपके पास स्किल आएगा, देन आप इजीली क्या है जॉब ले सकते हैं, और आप कितना लॉन्ग टर्म आपका लाइफ चलता है ये बहुत मैटर करता है ह्यूमन डेवलपमेंट में। तो अभी का जो कॉन्सेप्ट है वो किस चीज़ का है, वो ह्यूमन डेवलपमेंट है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ को अब कई सारे इकोनॉमिक्स ने, अर्थशास्त्री ने क्या किया, उसको क्रिटिसाइज किया, उसको खंडन किया गया है। अब यहाँ पर बोला गया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ एलोन डिड नॉट ट्रांसलेट इनटू अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ होने से क्या है कि आपका डेवलपमेंट होगा ही, ये फिक्स नहीं है, ये इंश्योर नहीं होता है। और आपको मैं एग्जांपल और देता हूँ, एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि इनकम को लेकर कई सारे इंडेक्सेस आते हैं, कई सारे लिस्ट आते हैं। उसमें हम क्या देखते हैं कि जो अमीर लोग हैं वो अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, जबकि जीडीपी इंक्रीज़ हो रहा है। तो क्या दिखा रहा है ये, जीडीपी का इंक्रीमेंट का जो आपका प्रॉफिट है
जो आपका उसका बेनिफिट है वो क्या है, कुछ लोगों के पास ही कंसंट्रेशन होकर के रह जा रहा है। इसलिए भी इकोनॉमिक ग्रोथ के कॉन्सेप्ट को चेंज किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि अब हम यहाँ देखना है कि कब हुआ था, यानी कि हम किस ईयर में हमने शिफ्ट किया था ह्यूमन डेवलपमेंट पे। तो क्या है, लेट 1980s और अर्ली 90s के डिकेड में हमने शिफ्ट किया किस पे, इकोनॉमिक ग्रोथ से ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर में। अब समझेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, इसके कौन कौन से अप्रोचेस होते हैं और इसका इंडेक्स कौन कौन सा होता है। तो अब देखते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं। पहला हमारा आएगा अपॉर्चुनिटीज़। क्या सभी लोगों को इक्वली अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, क्या सभी लोगों को इक्वली मौका दिया जा रहा है, मौका मिल रहा है, पहला चीज़। सेकंड, फ्रीडम। क्या लोगों के पास फ्रीडम है, क्या लोग अपने मुताबिक जहां मन चाहे वहां जा सकते हैं, क्या गवर्नमेंट उनको बोलने की आज़ादी दे रही है किसी कंट्री में। अगर चीज़ें ये है तो वहाँ पर भी हम ह्यूमन डेवलपमेंट को शामिल करेंगे। अगला हमारा लिविंग कंडीशन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। और जो लोग रह रहे हैं, क्या लोगों के पास रहने के लिए बेसिक चीज़ें हैं, क्या उनके पास बेसिक नीड्स है, घर है, मकान है, कपड़ा है। अगर ये बेसिक नीड्स कोई भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है तो उस कंट्री में आपका ह्यूमन डेवलपमेंट हमें वहाँ पर नज़र आता है। ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर के दो पर्सन का नाम बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक का नाम है अमर्त्य सेन, अगला नाम हमारा आता है महबूब उल हक। जो आपके अमर्त्य सेन हैं, नोबेल प्राइज़ विनर हैं। उनको इकोनॉमिस्ट में क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट के ही फील्ड में वर्क के लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और जो हमारा सेकंड पर्सन है महबूब उल हक, ये कहाँ से हैं, ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर ही अर्ली 90s के डिकेड में क्या ह्यूमन डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट पर काम किया था। अब देखिए कि कॉन्सेप्ट लेकर आता कौन है। सवाल यह है कि किसको हम कह सकते हैं कि हाँ इसने इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो उनका नाम है डॉक्टर महबूब उल हक, उनका नाम है। इन्होंने समझाया कि ह्यूमन डेवलपमेंट होता क्या है। इन्होंने बोला ह्यूमन डेवलपमेंट तब होगा ना जब आपके पास चॉइस होगा, आपको क्या करने की इच्छा है, आप क्या करना चाहते हैं। अगर आपके पास ये चॉइसेस हैं किसी कंट्री में या किसी आपकी सोसाइटी में, मीन्स आपके यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट को फॉलो किया जा रहा है। उसके बाद में क्या लोगों के लाइफ क्वालिटी में, लोगों का जो जीवन स्तर है उसमें कुछ इंक्रीज हुआ है। अगर लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा हुआ है तो वहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट को हम शामिल करेंगे। और थर्ड क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट में सेंटर कौन है यहाँ पर, वो आपका ह्यूमन है। नामी क्या ह्यूमन, कि डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए पर्सन का जिससे कि उसका पूरा हॉलिस्टिक उसका लाइफ चेंज हो, उसमें पॉजिटिव हमें डेवलपमेंट, हमें पॉजिटिव ग्रोथ नज़र आता है। तो इन चीज़ों को हम ह्यूमन डेवलपमेंट में शामिल करते हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर महबूब उल हक के अकॉर्डिंग। अब देखिए अमर्त्य सेन ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था, अमर्त्य सेन ने क्या बोला था ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर के। इन्होंने ऊपर तीन बातें बोली थी। पहला था अपॉर्चुनिटी, सेकंड था आपका एक्सपेंडिंग पीपल्स चॉइस, आपका थर्ड यहाँ पर क्या देखेंगे कि कैसा लोगों का लाइफ है और पीपल सेंटर थे ह्यूमन डेवलपमेंट में। इसी में दो चीज़ों को और ऐड किया है अमर्त्य सेन ने। दो चीज़ें क्या हैं, पहला ह्यूमन कैपेबिलिटीज़, क्या लोगों के पास कैपेबल हैं। अगर मान लीजिए आपको मैं रिसोर्स दे रहा हूँ, क्या आप रिसोर्स को सही यूटिलाइज कर पाएंगे। अगर मैंने कहा कि आपको बिल्डिंग बनाना है, आपको मैंने रिसोर्स प्रोवाइड करा दिया, तो क्या बिल्डिंग बना पाओगे। सवाल ये है कि पर्सन क्या कैपेबल है उस काम के लिए। अगर आपको स्किल नहीं है, आप में स्किल नहीं उस चीज़ को, तो आपको स्किलिंग पर पहले ध्यान देना पड़ेगा। ह्यूमन डेवलपमेंट ठीक है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट तब होगा जब स्किलिंग पर्सन के अंदर होना चाहिए। ये बात बोला अमर्त्य सेन ने, पहला चीज़। और सेकंड क्या बोला कि पीपल जो है वो फ्रीडम को कैसे इंजॉय करते हैं, कि लोगों के पास फ्रीडम। तो एग्जांपल आपको देता हूँ मैं कि अगर मेरे पास आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग मेरे पास राइट टू फ्रीडम है कुछ भी बोलने का, तो क्या मैं कहीं पर भी अपनी बात को आसानी से या ओपननेस होकर मैं रख पा रहा हूँ। अगर मैं एक चीज़ कर पा रहा हूँ तो हाँ, फ्रीडम का सही यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो दो बातें बोली यहाँ पर अमर्त्य सेन ने। उन्होंने पहला बात क्या बोला था कि ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ होना चाहिए लोगों के पास, और फ्रीडम लोगों को एंजॉय करना आना चाहिए, और सरकार भी उनको चीज़ें ये प्रोवाइड कराएं। ये हुआ। अब देखो ह्यूमन डेवलपमेंट का गोल क्या है, इसका आखिर ह्यूमन डेवलपमेंट लाया किस लिए गया था। तो इसके दो तीन गोल यहाँ पर बोला गया है।
पहला क्या बोला है कि लोगों के पास मीनिंगफुल लाइफ होना चाहिए। अगर लोगों के पास मीनिंगफुल लाइफ है मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट सही हो रहा है। उसके बाद में अब सवाल है कि मीनिंगफुल लाइफ क्या होता है। जो मैं जीवन जी रहा हूँ, मैं उठा, सोया, खाना खाया, पढ़ा, फिर उठा, मैं मतलब दोबारा मैं यही रूटीन फॉलो कर रहा हूँ, तो क्या हम इसे मीनिंगफुल लाइफ बोलेंगे? तो एनसीईआरटी में डिस्क्राइब किया है कि मीनिंगफुल लाइफ होता क्या है। ऐसे कि क्या बोला, पहला पॉइंट है आपका हेल्थ अच्छा होना चाहिए, डेवलपमेंट ऑफ टैलेंट्स, आपके पास टैलेंट है, आपके पास स्किल है, उसका डेवलपमेंट भी होना चाहिए। थर्ड बोला है एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। अब ऐसा नहीं है कि मैंने जन्म ले लिया और मैं अपना आराम से घर में बैठा हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है पूरे दुनिया से, दुनिया में क्या चल रहा है। जब तक आप सोसाइटी में अपना इनपुट नहीं देंगे, आप सोसाइटी में अपना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे, तो ह्यूमन डेवलपमेंट आपका नहीं हुआ ना। आप केवल घर में बैठे रह गए, आपने केवल घर में रहकर सब कुछ देखा, लेकिन जब तक आप चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक क्या असल मायने में डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। हमारा फोर्थ क्या है, फ्रीडम टू अचीव पर्सनल गोल्स। अगर मैंने अपना गोल रखा, मैंने अगर मान लीजिए एज ए स्टूडेंट अगर आपने गोल रखा कि आज मुझे एनसीईआरटी के ज्योग्राफी का चैप्टर ह्यूमन डेवलपमेंट का मुझे 4 पेज ख़त्म करना है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, और यदि आपने 4 पेज ख़त्म कर लिया तो मीन क्या हुआ, आपने अपने द्वारा बनाए हुए माइलस्टोन को, आपने अपने द्वारा बनाए हुए गोल को आपने अचीव किया है। और आप ये फील करेंगे कि जब आप अपना गोल बनाते हैं और उसे अचीव करते हैं तो उससे आपको एक अलग हैप्पीनेस फील होता है कि हाँ आज मैं टारगेट था कि आज मैं 10 पेज पढ़ूंगा, 3 पढ़ूंगा, मैंने चीज़ कर लिया, तो मुझे बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव फील हो रहा है ताकि मैं कल और अच्छे से अपने मैं टारगेट्स को अचीव कर सकूं। यही बात पीछे बोला गया है कि मीनिंगफुल लाइफ तभी होगा जब आप अपने टारगेट्स को डेली बेसिस पर या फिर वीकली आपके बेसिस पर उसको अचीव करके चलते हैं। तो 4 चीज़ें बोली गई है मीनिंगफुल लाइफ में। पहला है गुड हेल्थ, डेवलपमेंट ऑफ टैलेंट्स, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी एंड फ्रीडम टू अचीव पर्सनल गोल्स। ये चीज़ें यहाँ पर शामिल होती हैं किसके अंदर, आपके मीनिंगफुल लाइफ में। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे एक इमेज पेस्ट किया है जो कि आपका डायरेक्टली जुड़ा हुआ है एनसीईआरटी से ही। तो इसी में क्या बोला गया है कि महबूब उल हक ने और अमर्त्य सेन ने, जो दोनों आपके क्लोज फ्रेंड थे, तो इन्होंने क्या किया, आपस में मिलकर के डॉक्टर हक के लीडरशिप में इन्होंने कॉन्सेप्ट डेवलप किया था ह्यूमन डेवलपमेंट का। कब किया था, तो अर्ली 90s के डिकेड में उन्होंने ये काम किया था। और दोनों कौन थे, दोनों साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट थे, और अमर्त्य सेन को इसी काम के लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था, जैसा मैंने पहले बताया था। ये हो गया। आगे आप देख रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कि अब देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो मेन इसका लाने का पर्पस क्या था, ये जो इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव है मोदी गवर्नमेंट का कि ये लेकर आई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों लाई गई थी, क्योंकि इंडिया में आप देखेंगे कि जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो काफ़ी डिक्लाइन हो रहा था, खास करके लड़कियों को लेकर के। क्यों, क्योंकि उनको बचपन में ही क्या है, एक आता है कॉन्सेप्ट दैट इज़ अ फीमेल इन्फेंटिसाइड, कि उनको बच्चे को क्या है जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता था कई इलाकों में, कुछ रीति रिवाज कारण से या कुछ हम कह सकते हैं कि उनका खुद का अपना कंसेप्शंस होता है, इस कारण से। जब गवर्नमेंट से फोकस दिया तो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब एग्ज़ाम में सवाल क्या पूछेगा इसके ऊपर, इसका सवाल एकदम डायरेक्ट एग्ज़ाम पूछता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ऑब्जेक्टिव क्या है, आखिर गवर्नमेंट क्यों लाई इस स्कीम को। इसका आंसर क्या होगा कि एड्रेस द इशू ऑफ डिक्लाइन इन चाइल्ड सेक्स रेशियो, यानी जो चाइल्ड सेक्स रेशियो यानी जो बाल शिशु लिंगानुपात है उसमें जो हमें कमी हुई थी, डिक्लाइन हो रहा था, उसको ठीक करने के लिए सरकार क्या है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम या आपका क्या कहते हैं प्रोग्राम लेकर के आई थी। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। जो आपका टॉपिक अगला होने वाला है दैट इज़ 4, मतलब कि आपके 4 कौन से पिलर्स हैं किसके, डेवलपमेंट के। ये सवाल 5 मार्क्स का आना तय होता है इस चैप्टर से। तो इसमें क्या 4 आपके तरह के पिलर्स होते हैं डेवलपमेंट के। पहला क्या है, इक्विटी। नाम क्या, इक्विटी, समता, समानता, इक्वलिटी होना चाहिए आपके पास, यानी किसी के साथ उसके जेंडर, रेस, सेक्स, कास्ट, रिलीजन, उसका प्लेस ऑफ बर्थ, ओरिजिन, ठीक है, या उसका जो एथनिसिटी है, किसी भी बेसिस पर उसके साथ कोई भी भेदभाव अगर नहीं हो रहा है, मीन्स वहाँ इक्विटी फॉलो हो रही है। हर रिसोर्सेज तक सब पर्सन का, सभी कम्युनिटी का इक्वल अगर वहाँ पर एक्सेस है तो वहाँ पर इक्विटी है।
ये बात इसमें बोला गया है आपका। और सभी के पास क्या है, सभी के पास इक्वली मौका होना चाहिए, तब आप कहेंगे कि हाँ इक्विटी हो रहा है। अब एग्जाम्पल है, क्या बोला गया है, यहाँ बोला है कि जो स्कूल ड्रॉप आउट्स होते हैं ना, वो हमें देखने के लिए मिलते हैं कहाँ पर, वैसे ग्रुप में जो आपके ग्रुप क्या है, जो आपके ग्रुप मार्जिनलाइज्ड हैं। यह मान लीजिए आप देखेंगे खास करके अभी तो कुछ ठीक ठाक हुआ है, सुधार हुआ है गांव वगैरह में। पहले क्या था कि जो लड़कियां होती थी उनको अगर क्लास 10 तक पढ़ा देते थे गांव वगैरह में, तो कॉन्सेप्ट क्या था कि 10 तक पढ़ा दिया, डेट इज़ इनफ फॉर, क्या उनके लिए काफ़ी था चीज़ें। फिर उनको क्या है घर के काम वाम में लगा दिया जाता था, जिससे क्या हो रहा है, जिससे कि इसका नेगेटिव का आप देखेंगे कि जो वीमेन है, जो लड़कियां होती थी, उनका ग्रोथ रुकेगा। क्यों? अगर उनको हायर एजुकेशन नहीं मिल रहा है तो उनके पास स्किल नहीं होगा, स्किल नहीं होगा तो जॉब नहीं होगा, जॉब नहीं होगा तो वो डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये एग्जांपल आपका यहाँ पर दिया स्कूल ड्रॉप आउट का, जो आज भी आप देखेंगे बहुत बड़े लार्ज स्केल पर स्कूल ड्रॉप आउट एक मेजर प्रॉब्लम बनकर उभरता है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के अंदर में। ठीक है, और चैलेंजेस क्या है इक्विटी का, तो इक्विटी के चैलेंजेस कौन फेस करता है, डेट इज़ अ बैकवर्ड क्लासेस, SC, ST, OBC या जो वीमेंस होती हैं, अभी भी वो बहुत बड़े लेवल पर क्या चैलेंजेस फेस कर रही हैं, क्योंकि उनको इक्वली मौका नहीं दिया जा रहा है, या अगर कोई डिसीजन लिया जाता है तो उनमें उनका पार्टिसिपेशन उतना ज़्यादा नहीं होता जितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन मेल का होता है। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक अगला कौन सा है, मतलब सेकंड हमारा पिलर कौन सा आएगा, उसको हम बोलेंगे सस्टेनेबिलिटी, उसको हम नाम देते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है कि आप अपॉर्चुनिटीज़ को ऐसे ग्रैब करो, ऐसे यूज़ करो ताकि आने वाले फ्यूचर को भी वो अपॉर्चुनिटीज़, वे रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल हो सकें। ठीक है, ये बोला गया है। इसमें क्या बोला गया है, रिसोर्स को हमें रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना होगा। अब ऐसा नहीं है कि मैंने ही सब कुछ अपना यूज़ कर लिया, लेकिन जो आने वाले जनरेशन है वो कुछ यूज़ ही, उनके पास कुछ बचा ही नहीं रिसोर्स के लिए। तो चाहे हमारा रिसोर्स फाइनेंशियल हो, ठीक है, फाइनेंशियल हो, हमारा रिसोर्स ह्यूमन का हो, या हमारा रिसोर्स इन्वायरमेंटल हो, हमें उनको बहुत ही रिस्पॉन्सिव तरीके से यूज़ करना है ताकि आने वाले जनरेशन को कोई दिक्कत या उनको कोई चैलेंज फेस ना करना पड़े। फिर क्या है कि हमें रिसोर्स का मिसयूज़ नहीं करना है। इसका एग्जांपल क्या दिया है, द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेंडिंग गर्ल्स टू स्कूल एंश्योर दैट दे हैव बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज कंट्रीब्यूटिंग टू अ डेवलपमेंट। यानी सिंपल है कि अगर आप लड़कियों को स्कूल भेजते हैं तो उसके दो पॉजिटिवनेस होते हैं। पहला क्या है कि एक तो उनका डेवलपमेंट होगा, सेकेंड क्या होगा, जो हमारा समाज है डेवलपमेंट उनका भी होगा। क्योंकि क्या है, लगभग सब लड़कियां क्या हैं, जॉब्स नहीं करती हैं, कुछ लड़कियां एज अ हाउसवाइफ घर में भी काम करती है आफ्टर मैरिज है। तो क्या है, घर में पूरे दिन रहती हैं, काम करने के अलावा वो बच्चे को एजुकेट करती हैं। अगर एक मदर एजुकेट नहीं होता है तो क्या हुआ है, बच्चे के परवरिश पर उसका इफेक्ट पड़ता है। अगर एक माँ आपकी एजुकेट होती है तो क्या है, वो खाली टाइम पर बच्चे को सही शिक्षा देती है। इसलिए भी क्या है, इसलिए भी वीमेंस का एजुकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं अगला टॉपिक या अगला पिलर, उसका नाम है दैट इज़ अ प्रोडक्टिविटी, उसका नाम होता है। यानी क्या है, क्या जो ह्यूमन लेबर है, जो इंसान है, क्या प्रोडक्टिव है, क्या वो एफिशिएंट है काम करने के लिए, या बस ऐसा नहीं कि खाली आ रहा है और जा रहा है। जब तक आप पर्सन को एफिशिएंट नहीं बनाएंगे, आप पर्सन को उस लायक नहीं बना रहे, उसको आप स्किलिंग नहीं कर रहे हैं, तो क्या हुआ, वो पर्सन ढंग से अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। तो वही बात बोला है कि इसको हम कैसे अचीव करेंगे, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, स्किल हो। अगर ये तीन चीज़ें हैं उसके पास तो इंसान ईजिली प्रोडक्टिव और एफिशिएंट तरीके से अपने काम को कर सकता है। ठीक है, और इसमें आगे क्या बोला गया है कि इससे क्या होगा, हम उसको एजुकेट करते हैं, एजुकेट करेंगे, हेल्थ अच्छा रहेगा, स्किल रहेगा, तो सोसाइटी में डेवलपमेंट अच्छे से होगा और आउटकम भी वहाँ पर हमें बहुत ही बेहतर नज़र आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं लास्ट पिलर, उसका नाम है एम्पावरमेंट। यानी क्या है, वर्ड हमारा क्या, एम्पावरमेंट करना, यानी क्या कि इस लायक बनाना इंसान को कि वो अपने तरीके से जीवन जी सके और अपने तरीके से चॉइस को क्या है, ग्रैब कर सके। अगर किसी पर्सन को कुछ बनने का मन है, एग्जांपल आपको देता हूँ मैं, कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन अगर इंजीनियर, डॉक्टर या कुछ भी बनना चाह रहा है अपने मुताबिक,
और अगर उसके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध हैं घर वालों के, नहीं तुम ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे, तुम ये नहीं लोगे, वो नहीं लोगे, तो क्या हुआ, पर्सन कभी एम्पावर हो नहीं पाएगा। पर्सन एम्पावरमेंट तभी हो पाएगा जब पर्सन को क्या है, उसको चॉइस दिया जाए कि हाँ तुम अपने मर्जी से करो, तुमको फ्रीडम दिया जाए कि हाँ तुम अपने मुताबिक अपने फील्ड को सेलेक्ट करो। अगर मान लीजिए कि फैमिली प्रेशराइज करती है कि आपको यही करना है चीज़ें, तो क्या वो पर्सन कभी भी अपने स्किल को पूरे तरीके से यूटिलाइज ढंग से नहीं कर पाएगा। फिर हम क्या बोलेंगे कि वो पर्सन को एम्पावरमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, वही बात यहाँ पर बोला गया है कि एम्पावरमेंट कहाँ से आएगा, जब उसके पास फ्रीडम हो, जब उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ होगा। और एम्पावरमेंट करने के लिए दो चीज़ें और, पहला क्या है, गुड गवर्नेंस। हमारा अगला कौन सा होता है, पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज़ होने चाहिए, लोगों के लिए पॉलिसी हो। और क्या, अच्छा शासन हो। अगर जहाँ सुशासन होगा वहीं आपके क्या अच्छे पॉलिसीज़ बनेंगे और आपका वहीं पर अच्छा से विकास भी हो पाएगा। यही बात यहाँ पर बोला गया है। और सबसे मेन, एम्पावरमेंट किसका करना है, वही 2-3 ग्रुप्स हमें आते हैं हमेशा याद, SC, ST, OBC और वीमेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, दे आर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप या सेक्शंस हमारे होते हैं। तो इनको हमें एम्पावरमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हम इनको क्या सोसाइटी के इक्वल लेवल पर ला के रख सकें, ताकि अपना भी गोल को आराम से अचीव कर पाएँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि अप्रोचेस कौन कौन से हैं। 4 तरह के पिलर्स होते हैं और आपके 4 तरह के क्या होते हैं, आपके 4 तरह के आपके यहाँ पर हमें अप्रोच भी नज़र आते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला अप्रोच कौन सा है, इनकम अप्रोच। इनकम में क्या होता है कि आपका जो इनकम लेवल है वो दिखाता है कि आपका कितना फ्रीडम है किसी पर्सन का। यदि मान लीजिए अगर आपके पास इनकम ज़्यादा है, अगर आपका सैलरी बहुत ज़्यादा है, तो आप इजीली चीज़ों को फ्रीडमली यूज़ कर पाएंगे, घूमने जाएंगे विद फैमिली, जो है ये इंजॉय करेंगे, आपके अंदर क्या अल्टीमेट हैप्पीनेस ज़्यादा होगा। तो पहला क्या है, आपके इनकम के बेसिस पर डेवलपमेंट को जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उसको इनकम अप्रोच का नाम यहाँ पर दिया जाता है। और जिसका यहाँ क्या बोला हुआ है कि जिसका इनकम ज़्यादा होगा वहाँ पर डेवलपमेंट भी आपको अधिक दिखाई देगा। पहला आपका अगला क्या आता है, वहाँ सेकंड हमारा होता है वेलफेयर अप्रोच। यहाँ पर क्या देखा जाता है कि सरकार जो है, इसमें यह होता है कि हम वेलफेयरिज्म के ऊपर अधिक ध्यान दें। सरकार जो है वेलफेयर के ऊपर अधिक पैसा खर्च करती है अगर, तब वहाँ कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो वेलफेयर अप्रोच को लेकर के चल रही है। ठीक है, यही बात यहाँ पर पूरी तरह से बोला गया है। अगला हमारा आएगा बेसिक नीड अप्रोच। ये अप्रोच किसने दिया था, ये था ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रोच दिया था। नाम ही क्या, बेसिक नीड्स, यानी आपके पास अपने बेसिक चीज़ों को पूरा करने के लिए जो भी चीज़ चाहिए, जैसे मान लीजिए हाउस चाहिए, सैनिटेशन हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, फूड वाटर सप्लाई, अगर आपके पास चीज़ें ये हैं मीन्स आप क्या है, तो आप बेसिक नीड अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। अगला हमारा आता है, वो हमारा होता है कैपेबिलिटी अप्रोच। किसने दिया था, डॉक्टर अमर्त्य सेन ने दिया था ये। ठीक है, इसमें क्या है, आप लोगों को उस कैपेबल बना दीजिए कि लोगों को किसी के नीड की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने अकॉर्डिंग ही चीज़ों को अचीव कर सकें और गोल को पा सकें। ठीक है, अब आते हैं मेन टॉपिक हमारा है, दैट इज़ अ ह्यूमन डेवलपमेंट। यहाँ आता है पहला वर्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये क्या होता है, इसके 3 होते हैं बेसिस। तो इसके 3 कौन कौन से हैं, पहला हमारा है हेल्थ, फिर हमारा है एजुकेशन, फिर हमारा एक्सेस टू रिसोर्सेज। हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, इसका रेंज क्या है, स्कोर क्या है, 0 to 1। अगर जो कंट्री 0 के नज़दीक है वो आपका डेवलपमेंट कम कर रही है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, और जो आपके कंट्रीज 1 के नज़दीक होते हैं वहाँ पर डेवलपमेंट ज़्यादा माना जाता है। सवाल पूछता है एग्जाम में कि ह्यूमन डेवलपमेंट में 0 जो आपका दिया गया है इसका क्या मीनिंग होता है, मतलब इसका मीनिंग क्या होगा जहाँ पर डेवलपमेंट हमें कम नज़र आ रहा है। ठीक है, चलो आगे अब देखते हैं कि डायमेंशंस क्या क्या हैं। डायमेंशंस क्या क्या हैं किसके, ह्यूमन डेवलपमेंट के। तो अभी मैंने पढ़ा कि 3 तरह के इसके डायमेंशन होते हैं। पहला है हेल्थ, उसमें अब क्या होगा, उसमें आपका आता है कि जन्म के समय कितने बच्चे जीवित रह पा रहे हैं, उनका लाइफ कितना देर तक या कितने दिनों तक चल पा रहा है बर्थ पे, तो उसको हम हेल्थ के अंदर ही कंसिडर करते हैं।
ठीक है। अगर जिसका हेल्थ अच्छा होगा तो वो क्या ऑब्वियस सी बात है वो काफ़ी लंबा जीवन अपना जिएगा, ठीक है। सेकंड हमारा क्या, एजुकेशन। इसमें आता है दो चीज़ें। पहला क्या है, पहला हमारा यहाँ आएगा एडल्ट लिटरेसी रेट, यानी क्या कितने परसेंटेज ऑफ एडल्ट जो है लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसको हम कहते हैं एडल्ट लिटरेसी रेट। अगला हमारा आएगा ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो, यानी स्कूल में कितने बच्चे ने इनरोलमेंट किया है, उनकी संख्या, उनके नंबर को ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो का नाम दिया जाता है। जो भी हाल ही में सरकार ने रिपोर्ट रिलीज़ किया है उस रिपोर्ट में ये नंबर इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे हमारा है एक्सेस टू रिसोर्सेस, इसको मेज़र करते हैं परचेसिंग पावर से। देखिए ये टर्म क्या है, परचेसिंग पावर। अगर मान लीजिए कि मेरे पास ये फ़ोन है, ठीक है, एग्जांपल के लिए इस फ़ोन का प्राइस मान लीजिए कि इंडिया में 20,000 रुपये है, ठीक है, और फिर मैं देखूंगा कि इस पैसे में जो मैंने भी अमाउंट बोला, ठीक है ना, इस अमाउंट में कि यूएसए में इतने में ही मुझे क्या चीज़ें मिल पा रही हैं, यानी मैं अपने परचेजिंग का पावर जो है ना उसको मैं मेज़र करता हूँ कि अगर 10,000 रुपीज़ में मुझे अगर मुझे यहाँ पर एक घर मिल रहा है 10,000 रुपीज़ में, तो क्या मुझे इतने ही पैसे में यूएसए में कुछ मिल पाएगा इसके ही पैरेलली, तो उसको हम लोग परचेसिंग पावर का हम उसको नाम देते हैं। वही बात यहाँ पर बोला गया है कि अगर किसी कंट्री का परचेसिंग पावर अच्छा होता है मीन्स क्या है, लोगों के पास रिसोर्सेज होंगे और लोग इजीली क्या उन चीज़ों को खरीद पाएंगे, ठीक है। और आगे देखते हैं कि वेटेज कितना दिया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट में। तो यहाँ पर दो चीज़ें बोली गई हैं कि हर एक डायमेंशंस को 1/3 का वेटेज दिया जाता है। कितना, 1/3 का वेटेज दिया जाएगा हर एक डायमेंशंस को। एग्जाम्पल है, अगर मान लीजिए SDI स्कोर 0.983 है तो वहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। अगर मान लीजिए जहाँ पर 0.268 है वहाँ आपका ह्यूमन डेवलपमेंट काफ़ी लो है। मैंने पीछे कहा भी था, अगर 0 के नज़दीक है आपका डेवलपमेंट लो होगा और अगर 1 के नज़दीक है आपका डेवलपमेंट हाई होगा। अब देखिए लिमिटेशंस क्या है, हर चीज़ का पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। हमने पॉजिटिव देखा SDI का, अब देखते हैं कि नेगेटिव इसके लिमिटेशंस क्या क्या होंगे। यहाँ पर क्या चीज़ शामिल नहीं होता है कि नॉट कंसिडर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, और साथ ही ये क्या है, वेल्थ में, एजुकेशन में, हेल्थ में क्या इनइक्वलिटी को भी शो नहीं करता। ये क्या दिखाता है, केवल आपका हेल्थ कैसा है, एजुकेशन कैसा है, उसके बाद में आपके कितना एक्सेस रिसोर्सेज तक है। ये नहीं दिखा रहा ना कि रिसोर्स का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है लोगों के बीच में। क्या अगर जैसे मैंने आपको एग्जांपल शुरू में दिया था कि अगर GDP इंक्रीज हो रहा है तो क्या उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली हो रहा है सोसाइटी के बीच में, अगर हो रहा है तो क्या बोलेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, इनइक्वलिटी को मेज़र हम नहीं करते हैं यहाँ पर, इसका एक लैकनेस है। और क्या बोला गया इसके अलावा कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन को भी कंसिडर नहीं किया जाता है। अभी हमने देखा था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अब देखेंगे हम क्या, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स देखेंगे। यहाँ पर क्या है कि जो कमियाँ थी ह्यूमन डेवलपमेंट में उसको मेज़र करने के लिए हम क्या लेकर आते हैं, तो हम लेकर आते हैं अपना ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स लेकर के आते हैं। इसमें क्या दिखता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है लोगों का 40 एज तक सरवाइव नहीं करने का। उसके बाद में कि जो एडल्ट है उनका इलिटरेसी रेट क्या है, क्योंकि वहाँ हम क्या देख रहे थे, लिटरेसी रेट, यहाँ क्या देख रहे हैं, लिटरेसी रेट है कि कितने % एडल्ट हैं जो लिख भी नहीं पा रहे हैं और जो पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अगला हमारा है एक्सेस टू क्लीन वाटर, क्या लोगों के पास पानी पीने का, यानी उनके पास साफ पीने का पानी है। देन नंबर ऑफ अंडरवेट चिल्ड्रेन, कितने बच्चे जो हैं अंडरवेट हैं अपने एज के, अपने हाइट के अकॉर्डिंग। इन सब चीज़ों को मेज़र करते हैं कहाँ पर, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स में इनको हम मेज़र करने का काम करते हैं, ठीक है। ये हो गया। और अब देखिए कि और भी कुछ नए रिसर्च हुए हैं जिसमें रिफाइनिंग मेथड्स लाया गया है ह्यूमन डेवलपमेंट को मेज़र करने का। देखिए समय समय पर रिसर्च होते रहते हैं, क्योंकि जो लैक्यूना है या फिर जो लैकनेस है उनको भी हमें ओवरकम करने की ज़रूरत होती है। तो वो ओवरकम कैसे होगा, रिसर्च करके, आखिर क्या खामियां हैं किसी इंडेक्स में और उस खामियों को कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो क्या बोला है कि अब बोला जा रहा है कि पॉलिटिकल फैक्टर को भी हम कंसिडर करें ह्यूमन डेवलपमेंट में, क्योंकि पॉलिटिक्स किसी भी पर्सन के
डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाती हैं। ठीक है, तो क्या बोला है यहाँ पर कि जो करप्शन लेवल है और जो पॉलिटिकल फ्रीडम है ना, वो डायरेक्टली लिंक्ड है ह्यूमन डेवलपमेंट से। और डिस्कशन इसमें और क्या शामिल किया गया है कि पॉलिटिकल फ्रीडम इंडेक्स और मेजरिंग करप्शन, यानी कि एक पॉलिटिकल फ्रीडम इंडेक्स लाया जाए, किस देश में कितनी राजनीतिक आज़ादी है इसको मेजर करने के लिए, और साथ में करप्शन के लिए भी इंडेक्स लाया जाए। तो ऐसे इंडेक्स रिलीज होते हैं जहां पर दिखाता है कि किस कंट्री में कितना करप्शंस हो रहा है। ठीक है, लिखा है भूटान। देखो भूटान जो है ना, भूटान पहला ऐसा कंट्री है जो लेकर आया था ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स, यानी कि अगर आपके यहाँ लोग खुश हैं डेवलपमेंट हुआ है, खुश नहीं है डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ये कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं भूटान वाले। ठीक है, तो एग्जाम पूछता है कि GNH यानी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस कौन लेकर के आया है। अब देखिए यहाँ पर है कि यहाँ पर आपका स्केल दिया हुआ है कि वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट में हाई मीडियम लो कब होगा, जब आपका स्कोर HDI में 0.8 से ऊपर होगा वेरी हाई है, या आप 0.7 से आप 0.79 के बीच में लाते हैं तो आपका हाई होगा। फिर आपका अगर जो स्कोर है 0.55 से लेकर के आपका अगर स्कोर है 0.699 के बीच में, तो वहाँ आपका मीडियम होगा। और जब का स्कोर 0.550 से नीचे होगा तो उसको लो माना जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर में। अब देखिए हर एक कंट्री में डेवलपमेंट इक्वली नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि कंट्री को डिवाइड करते हैं हम दो पार्टी मेजरली, वन इज कॉल्ड डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, ठीक है ना, लाइक चाइना। ये देश ऐसे हैं जो कि अभी विकास हो रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको हम बोलेंगे विकासशील देश हैं ये। ठीक है, और एक हमारे कंट्री होते हैं जो कि पूरी तरह डेवलप्ड हो चुके होते हैं, लाइक USA, लाइक रशिया। ये लोग क्या, ये लोग बहुत 70s के डिकेड से ही कि ये लोग बहुत उस टाइम से ही इन्होंने ग्रोथ किया था, इंडस्ट्री लेकर के आए थे, जिस कारण से ये आज बहुत ज़्यादा एक तरह से क्या बोलेंगे कि ये कंट्रीज जो हैं सुपर पावर बनकर उभर रही हैं या उभर चुकी हैं, और इंडिया भी जो है वो डेवलपिंग फेज में है। ठीक है, ये हुआ। तो जिन कंट्री का HDI इंडेक्स 0.8 से ऊपर है उसको हम बोल रहे हैं वेरी डेवलपमेंट इंडेक्स। आपके यहाँ पर इस स्कोर में लोग आते हैं। अब यहाँ पर है कि आखिर ऐसा क्या है, रीज़न क्या है, एग्जाम पूछता है रीज़न कि अगर कोई कंट्री HDI में बहुत अच्छा कर रहा है वहाँ पर रीज़न क्या है। पहला क्या बोला गया है, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन और हेल्थ। ये कंट्री क्या, लाइक फिनलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ठीक है, ये कंट्री क्या करती है अपने यहाँ एजुकेशन में और अपने यहाँ हेल्थ में अधिक इन्वेस्ट करती है, क्योंकि उनको पता है कि एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करने से ही आपका ह्यूमन डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाएगा। अगला है गुड गवर्नेंस, इनका जो पॉलिटिक्स से अच्छा होता है। अगला क्या है, सोशल प्रायोरिटीज़, ये क्या है, जो लोगों को ये पैसे खर्च करते हैं इन्वेस्ट करने पे, किस पे, अपने लोगों पर, क्योंकि उनको पता है रियल वेल्थ किसी कंट्री का क्या होता है, वहाँ के अपने लोग ही होते हैं। देन हमारा अगला है सोशल होमोजेनिटी, यानी क्या करते हैं ये लोग सोसाइटी में होमोजेनिटी, यानी क्या सभी लोग बीच में एकता समानता की बात करते हैं, ताकि सोसाइटी में क्या है किसी तरह का कोई कम्युनलिज्म या कोई रिलीजियस वॉर ना हो, इसलिए ये लोग सोशल होमोजेनिटी को अधिक प्रायोरिटाइज करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जो कंट्री से बिलोंग करते हैं हाई ह्यूमन डेवलपमेंट में, तो वहाँ के फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, मतलब वहाँ भी उन कंट्रीज में लोगों को क्या है, अच्छा हेल्थ मिल रहा है, अच्छा एजुकेशन मिल रहा है, इस कारण से क्या डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है, और ये लोग भी क्या हेल्थ एजुकेशन और सोशल वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर में अधिक पैसे खर्च कर रहे हैं। अगला हमारा है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी क्या है, यहाँ पर इक्विटी अचीव कर लिया गया है, यानी जब रिसोर्सेज का एलोकेशंस होता है तो वो एलोकेशंस क्या है, सोसाइटी को ध्यान में रख करके किया जाता है। ठीक है, ये हुआ। अब आते हैं आगे हम लोग कि जिस कंट्री में, जो कंट्री मीडियम डेवलपमेंट कर रही है ह्यूमन का, तो वहाँ पर क्या फीचर्स हैं। तो ये कंट्री वैसे हैं जो अभी वर्ल्ड वार 2 के बाद में, या जब रशिया बना 1990s के डिकेड में, तो उस समय पर इन कंट्रीज़ का फ्रीडम मिला, इन कंट्री को आज़ादी मिला, और ये कंट्री शामिल होते हैं कौन से वाले में, आपके मीडियम डेवलपमेंट वाले में।
यहाँ पर क्या धीरे धीरे सोशल पॉलिसीज़ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लोगों को ध्यान में रख करके पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं। देन अगला है कि इन कंट्री में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि ये कंट्री बहुत डाइवर्स, लाइक इंडिया, इसको हम यहाँ पर रखेंगे इंडिया को, कि इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत, आप देखेंगे लैंग्वेज बहुत सारे हैं, रिलीजन बहुत है, एथनिक ग्रुप बहुत सारे हैं, कम्युनिटी बहुत सारे हैं, ठीक है ना। इस कारण से क्या है, और जिस कंट्री में आपका सोसाइटी में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर डेवलपमेंट होता है, लेकिन वहाँ डेवलपमेंट आपको बहुत अधिक दिखाई नहीं देगा, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे लैकुना, ऐसे कारण होते हैं जिस कारण से टेंशन हमेशा कंट्री में बने हुए रहते हैं, ठीक है। ये हो गया। और आगे हम देखते हैं अब कि वे कंट्रीज़ जहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, बहुत ही लो है, मतलब बहुत ही कम है, वहाँ कारण क्या है, पॉलिटिकल एंड सोशल इनस्टेबिलिटी, हमेशा सिविल वॉर हो रहा है। यूक्रेन देख लो, ठीक है ना, यूक्रेन में क्या हो रहा है, रशिया वॉर चल रहा है यूक्रेन का, तो वहाँ पर आपका वॉर चल रहा है। और एग्जांपल क्या देंगे कि पहले के टाइम में जो जब श्रीलंका फॉर्मेशन हुआ था, जो वहाँ पर सिंगलाज थे और जो तमिल्स थे, उनमें भी कुछ टेंशन्स हुए थे, लाइक अ सिविल वॉर। तो जिस कंट्री में सिविल वॉर हो रहा है, रिफ्यूजी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है ना। इस कारण से क्या हुआ, सरकार ज़्यादा ध्यान डेवलपमेंट पर नहीं दे पाती है, या अधिक खर्चा कहाँ होता है, तो डिफेंस पे पैसे अधिक खर्च किए जाते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी को वो प्रायोरिटाइज करते हैं ओवर द सोशल वेलफेयर स्कीम्स के। अगला हमारा है पुअर सोशल सेक्टर, यानी ये कंट्रीज जो होते हैं, मैंने अभी बताया कि डिफेंस पे अधिक खर्च करते हैं रादर देन एजुकेशन, हेल्थ या स्किल के ऊपर में। अगला हमारा है नीड फॉर फोकस्ड पॉलिसीज़, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक पीपल सेंट्रिक, सिटीजन सेंट्रिक पॉलिसीज आना चाहिए, ताकि क्या लोगों का विकास हो। आप उस देश को बचा के क्या कर लेंगे जहाँ आपकी जनता ही नहीं रहेगी। तो क्या हुआ, सिक्योरिटी ज़्यादा ज़रूरी है, मानते हैं कि देश की रक्षा करना ज़रूरी है, लेकिन देश की रक्षा आपको तब काम आएगा जब आपके पास लोग होंगे। यदि वॉर हुआ और सभी एज अ रिफ्यूजी आपके कंट्री से मूव ऑन करके चले गए किसी और कंट्री में, देन आप अपने पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ को सिक्योर करके भी क्या कर लेंगे जब वहाँ पर लोग ही नहीं होंगे। इसलिए इन देशों को पीपल सेंट्रिक पॉलिसीज़ पर अधिक ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या था, ये आपके इस चैप्टर में बहुत ही मेजर पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए थे कि हाँ, इन चीज़ों पर अगर हम देखते हैं तो ह्यूमन डेवलपमेंट हो पाता है। तो आज क्लास में हमने क्या देखा, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ क्या है, HDI क्या है, अप्रोचेस क्या, डेवलपमेंट के पिलर्स कौन कौन से होते हैं, रैंकिंग क्या है, वेरी हाई, मीडियम, लो, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, हमने सब कुछ देखा चैप्टर के अंदर में। और इस चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन, आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन, आपको कम से कम 2 MCQ आराम से क्रिएट हो जाएंगे। तो ये जो सीरीज़ चल रहा है ना, अभी हमने जब शुरुआत किया सीरीज़ का, NCERT का शुरू किया है, इससे पहले आपने देखा होगा किसी चैनल पे साइंस के क्लासेस और आपको मैथ्स क्लास भी दिखाई दिया होगा। तो ये हम लोग का एक मुहिम है कि हम NCERT के सीरीज़ को लेकर चलें और इसके थ्रू आपको जो क्लास 12th का है पूरा हॉलिस्टिक आपका जो सब्जेक्ट्स है, टॉपिक्स है, सिलेबस को कवर कराया जाए आपके बोर्ड से पहले, और मल्टीपल टाइम रिवीजन के थ्रू हम आपके एजुकेशंस को, आपके नॉलेज को और इसमें हम क्या है इंक्रीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट में क्या आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे, और जो आपका चैनल है अपनी शिक्षा, नाम ही अपनी शिक्षा है, जब तक आप शिक्षा खुद से नहीं करेंगे तो शिक्षा हो भी नहीं पाएगा। इसलिए हम लोगों ने बहुत ही ध्यान से नाम रखा इसका, अपनी शिक्षा, जो कि जोड़ने का काम करता है लोगों को अपने एजुकेशन से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जितना अधिक हो सके उतना इसको आप शेयर करें, ताकि और लोगों तक भी क्या है ये आपका जो कंटेंट है जो आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर में हमारे टीम्स की तरफ से वो ईजिली सबको एक्सेसिबल होना चाहिए। अभी हमने क्या पढ़ा, ह्यूमन डेवलपमेंट, जब तक रिसोर्स ईजिली एक्सेस नहीं हो पाएगा तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो आप आप इसके माध्यम से भी क्या है डेवलपमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलता हूँ मैं आपसे अगले क्लास में। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।